Hello students, how are you? I am Avinash sir here और my channel's name is Chemistry वाला भाई अविनाश सर। तो आज हम लोग क्लास 6th के लिए अवर इन्वायरमेंट चैप्टर में जो बचा हुआ पार्ट था उसका वीडियो लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक वाटर क्राइसिस। हम सभी जानते हैं कि वाटर इज लाइफ, नो लाइफ विदाउट वाटर, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वाटर इज नेसेसरी इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ। हर कार्य के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर ज़रूरत होती है। डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, चाहे यह टेम्परेचर कंट्रोल एनिमल के बॉडी का हो, ह्यूमन के बॉडी का हो, प्लांट के बॉडी का हो, या पूरे अर्थ के टेम्परेचर के कंट्रोल की बात हो। वाटर इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। तो हम लोग देख रहे हैं देयर इज एन एक्यूट क्राइसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारतवर्ष में पानी की घोर कमी है, पानी का घोर संकट है। टीवी न्यूज़ चैनल्स के शो में हमेशा समय समय पर आपको बताया जाता है कि साउथ बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उड़ीसा, झारखंड एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पानी की अत्यधिक कमी है। लोग मीलों से माथे पर पानी भर भर के लाते हैं, गंदा संदा पानी, सो कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर, बट एक्चुअली इट इज़ डर्टी, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिर भी लोग उसी पानी को पीते हैं और जीने को विवश हैं उस पानी को पीकर। तो इस तरह पानी का जो इतना भारी संकट आ गया है, यही एक्यूट क्राइसिस ऑफ वाटर है। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि इस वाटर क्राइसिस के कॉजेज क्या हैं। तो सबसे पहली बात, आज दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि हर घर में पहले जो सिंपल ये मोटर्स थे, मोटर पंप्स थे, वो उसका स्थान ले लिया जेट पंप्स, जेट इंजन्स, और उसके बाद जेट पंप के बाद सबमर्सिबल्स आ गए, और सबमर्सिबल काफ़ी सारा वाटर एक साथ ड्रॉ करता है अंदर से, और इस तरह से ग्राउंड वाटर की एक्यूट कमी हो जाती है। तो एक ये भी मुख्य वजह है कि हम ढेर सारा पानी निकाल रहे हैं और निकाल के बहा रहे हैं इन वेन, मतलब विवेकहीन रूप से, विवेक का इस्तेमाल किए बिना इम्प्रूडेंटली हम इसका वेस्टेज करते हैं। और इसमें हम लोगों के घरों में जो डोमेस्टिक ड्रेन्स हैं, इन डोमेस्टिक ड्रेन्स से ड्रेनेज सिस्टम में वाटर जाता है, और ड्रेनेज सिस्टम से स्मॉल रिवर्स में, छोटी छोटी नदियों से फिर बड़ी नदियों में, बड़ी नदियों से ये पानी फिर समुद्र में चला जाता है, सी तक चला जाता है। तो जो भी वो निवास क्षेत्र का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो सारा का सारा पानी चला जा रहा है समुद्र में, और फिर सूखा भी पड़ रहा है। जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उतनी वर्षा नहीं हो रही है, तो ड्रॉट होता है। ड्रॉट आजकल हो रहा है बहुत दिनों से, और ड्रॉट का मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन, वृक्षों की कटाई, वनों की कटाई, ये मुख्य कारण है। और फिर अगला है कि पहले हम लोग नदियों से भी काम चला लेते थे, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह आस पड़ोस की नदियों से आ जाता था, या नदियों में पानी होता था तो हमारे आसपास घरों के इलाकों में, घर के आसपास वाटर लेवल हाई रहता था। आज नदियों में ही पानी नहीं है तो वाटर लेवल काफ़ी डाउन चला गया है। तो वाटर लेवल नदियों में नहीं है, नदियों का वाटर सूख गया है, तो इस कारण से भी हम लोगों का वाटर लेवल डाउन जा रहा है। नदियों का पानी क्यों खत्म हो गया? इसलिए कि नदियों का जो रिवर बेड है उसमें अगल बगल से मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वेस्ट्स या इंडस्ट्रियल इफ्लक्स हम लोग डालते हैं। सारे के सारे शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, और सारे शहरों की गंदा संदा पानी चला जाता है, नदियों में बहाया जाता है। तो इसके कारण रिवर बेड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, रिवर बेड का लेवल ऊपर आता जा रहा है।
और इस तरह से सारा का सारा पानी ये चला जा रहा है। और दूसरी बात है कि फिर पॉल्यूशन भी बहुत अधिक है। पॉल्यूशन के कारण भी ये क्या हो रहा है कि ड्रॉट हो रहा है, वर्षा में कमी आ रही है और रेन फेड एरियाज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सब वजह है। फिर जो भी वर्षा होती है उस वर्षा के जल को एकत्र करके रखने की, संचित करके रखने की हमारे पास जगह नहीं है। तो डिसअपियरेंस ऑफ पॉन्ड्स हो गए हैं, मतलब तालाब सब गायब हो गए हैं, गड्ढे झील वगैरह अब उतने नहीं रहे जितने कि पहले होते थे। और इन सब का कारण जानते हैं कि इन सभी चीज़ों का क्या कारण है? इन सभी का कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। अगर जनसंख्या कम होती, अगर पॉपुलेशन कम होता इंडिया का, वर्ल्ड का, तो फिर ये सारी समस्याएं कंट्रोल में रहती और मनुष्य में स्वार्थीपन भी बढ़ता जा रहा है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, मैनकाइंड का सेल्फिशनेस बढ़ता जा रहा है। और जो मानव जाति है, इस मानव जाति के बारे में, सारे के बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन ढेर सारा एक मानव जाति का एक हिस्सा है जिसका मेंटल पॉल्यूशन हो गया है, जिसकी मानसिकता प्रदूषित हो गई है, जिसका ब्रेन पॉल्यूटेड हो गया है। इसलिए स्वार्थ से पीछा नहीं छूटता है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। लोग दिन रात आबादी बढ़ाते जा रहे हैं और इस कारण से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वाटर क्राइसिस के बारे में इतनी बातें जाने हम। अब हम लोग ज़रा बफेलो पर चर्चा करते हैं। बफेलो काले काले रंग की होती है और ब्लैक बॉडीज जो होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो भी ब्लैक बॉडीज हैं, जैसे कि बफेलो है या कोई भी ब्लैक बॉडी, तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आप भैंसों को प्रायः देखते होंगे पानी में, कीचड़ में लोट-पोट करते हुए, जिससे कि पानी में जाने पर पानी उसके बॉडी का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे ठंडक मिलती है। अब कैमल्स की बात करते हैं। कैमल्स पाए जाते हैं डेजर्ट एरियाज में, जहाँ का टेम्परेचर वेरी हाई होता है। और कैमल्स को ऐसे डेजर्ट हाई टेम्परेचर जोन में रहने के लिए एडेप्टेशन होता है। उनके बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता है, जिसके कारण वाटर का लॉस कम से कम होता है कैमल्स में। फिर टाइगर्स एंड एलिफेंट्स को देखते हैं। ये वार्म एटमॉस्फेयर, वार्म क्लाइमेट में रहते हैं। टाइगर्स एंड एलिफेंट्स वार्म क्लाइमेट में रहते हैं। पेंगुइन्स एंड पोलर बियर पोलर एरियाज में रहते हैं, कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। तो इन सभी एनिमल्स को अपने अपने हैबिटाट में, अपने अपने आवास में रहने के लिए कुछ बॉडी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। कुछ नेचर ने उनको पहले ही से वैसा एडेप्टेशन प्रोवाइड कर दिया है ताकि वो उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर एडजस्ट कर सकें, जीवन जी सकें, सरवाइव कर सकें, कठिनतापूर्वक संघर्ष करते हुए थ्राइव कर सकें। अब एक चीज़ और हम लोग सीख लें, क्लास 6 में ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि अगर किसी भी सेल्सियस में टेम्परेचर हो, उसको केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो जितना रहेगा 0 है उसमें 273 जोड़ देंगे, उतना ही हो जाएगा केल्विन। इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। और अगर रहे 27 डिग्री सेल्सियस तो 27 में ऐड कर देंगे 273, तो ये हो गया 300 केल्विन। अब आगे हम लोग प्लांट के मूवमेंट की बात कर लेते हैं। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट के किसी बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट होता है स्टिमुलस की ओर या स्टिमुलस से अवे, तो ऐसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। नास्टिक मूवमेंट टर्म प्लांट्स के लिए ही आता है। इसमें पूरा का पूरा प्लांट बॉडी मूव नहीं करता है। अगर पूरा का पूरा प्लांट का बॉडी या एनिमल का बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए किसी स्टिमुलस की तरफ, तो ऐसे मूवमेंट को टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। और यदि प्लांट का कोई एक पार्ट
किसी स्टिमुलस के तरफ मुड़ता है या स्टिमुलस से अवे भागता है, तो ऐसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। आप देखते होंगे सनफ्लावर सूरजमुखी है, इसी तरह इपोमिया प्लांट है, तो इन सब के जो फ्लावर्स होते हैं वो लाइट के तरफ फेसिंग होते हैं। सुबह में ये ईस्ट डायरेक्शन में उगते हैं और जैसे जैसे सन ईस्ट से साउथ वार्ड होते हुए वेस्ट जाता है तो ये फ्लावर भी उधर घूम जाते हैं, या ईस्ट से नॉर्थ वार्ड होते हुए वेस्ट जाता है। सन के मूवमेंट के साथ साथ फ्लावर का मूवमेंट होता है। तो ये हुआ पॉजिटिव नास्टिक मूवमेंट, और यदि लाइट के अवे मूव करता तो इसको बोलते हैं निगेटिव नास्टिक मूवमेंट। तो और भी तरह के नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं, और ये मूवमेंट्स हो सकते हैं टेम्परेचर स्टिमुलस के कारण, मॉइस्चर स्टिमुलस के कारण, या एयर रेडिएशन के कारण। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, एयर रेडिएशन मतलब हार्मफुल रेडिएशन के कारण। तो हार्मफुल रेडिएशन से अवे भागते हैं प्लांट बॉडी पार्ट्स। तो लाइट के कारण स्टिमुलस सनफ्लावर इपोमिया में दिखता है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एनिमल हैबिट्स। डियोर्नल, जो डे टाइम में निकलते हैं एनिमल्स वो डियोर्नल होते हैं। तो जितने भी गाय भैंस बकरियां ये सब ढेर सारे एनिमल्स हैं, ये सब डियोर्नल हैं। और जो रात में निकलते हैं जैसे कि उल्लू या कॉकरोच, तो ये सब नॉकटर्नल हैं। कॉकरोच नॉकटर्नल हैं। ये कर्सोरियल हैं। कर्सोरियल ऐसे एनिमल को बोलते हैं जो अपने बॉडी साइज के रेस्पेक्ट में काफ़ी तेजी से मूव करते हैं, वो कर्सोरियल हैं। तो कॉकरोच को भी आप कर्सोरियल बोल सकते हैं, आप रैबिट को भी कर्सोरियल बोल सकते हैं। अब देखिए बर्रोइंग, बिल में रहने वाले एनिमल्स, जैसे कि अर्थवर्म बिल बना के रहता है, अर्थवर्म, तो ये है बर्रोइंग एनिमल। एरियल, हवा में रहने वाले, जैसे कि बर्ड्स हैं तो बर्ड्स एरियल हुए। इसी तरह आर्बोरियल, पेड़ पर रहने वाले, ऑन द ट्रीज, तो मंकी। फिर ये मॉन्गूज होते हैं, ये भी आर्बोरियल होते हैं। और टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने वाले, तो इसका नाम तो आप सभी जानते हैं, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े ऊँट, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैं। और जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मेरीन। जो नदियों के पानी में रहते हैं वो फ्रेश वाटर, और जो समुद्र के पानी में रहते हैं उनको मेरीन एनिमल्स बोलते हैं। अब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है नीचे फीडिंग हैबिट के आधार पर। ओमनीवोर्स, जैसे सब कुछ खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स। कार्निवोर्स में वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स लायंस, ये सब कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी। ओमनीवोर्स सर्वाहारी। हर्बीवोर्स शाकाहारी में काउज डियर गोट्स ये सब आ जाएंगे। फ्रूगीवोर्स फ्रूट ईटर्स, मतलब जैसे कि पैरट हैं तो पैरट फ्रूगीवोर्स हैं। सैंग्विवोर्स फीडिंग ऑन ब्लड, जो खून पीते हैं, खून पीकर ही जीवित रहते हैं, जैसे कि फीमेल मॉस्क्यूटोज हैं, बग है, जैसे कि लीच है, जोंक, तो ये सब सैंग्विवोरस हैं। उसके बाद कॉप्रोफैगस, जो एक्सक्रीटा पर, वेस्ट मटेरियल्स, स्टूल, फीसिस, फीकल मैटर पर जो पलते हैं वो कॉप्रोफैगस हैं। कॉकरोच इसमें एकदम अव्वल है, फर्स्ट कॉकरोच, और कॉकरोच के साथ पिग भी। कॉकरोच एंड पिग, देखते हो सड़क के किनारे ये पिग क्या खाता रहता है, सॉरी ये नाम बोलने में भी बहुत खराब लगता है, खाते वक्त याद भी नहीं आना चाहिए कि पिग क्या खाता है। जिस समय हम लोग खा रहे हो उस समय अगर कोई याद दिला दे तो बहुत खराब लगता है। अब आगे आ जाओ, कैनाइबल। कैनाइबल का अर्थ हुआ स्वजाति भक्षी, मतलब अपने ही स्पीसीज को जो खा जाते हैं, जैसे क्रैब, जैसे कि स्नेक। क्रैब मीन्स केकड़ा, केकड़ा अपने बच्चे को ही खा जाते हैं। स्नेक
भी स्नेक को खा जाता है, तो ये सब कैनाइबल्स हुए। उसके बाद एस्केवेंजर्स जो डेड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, जैसे कि वल्चर है, जैसे कि वोल्फ है, जैसे कि क्रो है, ये सब एस्केवेंजर्स हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, पॉज करके अपने नोटबुक पर नोट करेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे, देख के सीखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। और थैंक यू वेरी मच।